नमस्कार बच्चों। तो आज हम आगे का देखेंगे। टॉपिक क्या है? सूक्ष्म जैविक प्रदूषण नियंत्रण, माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल। किस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ कचरा, निष्कासित जल, प्रदूषक, ये घटक भी क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे ये घटक भी बढ़ते जा रहे हैं। इनके साथ फैलने वाले रोग और पर्यावरण का होने वाला क्षय, ये सभी वैश्विक समस्याएं हैं। वैश्विक क्यों? क्योंकि हर देश में पाई जाती हैं, इसलिए वैश्विक समस्याएं हैं। विशेषकर जनसंख्या के उच्च घनत्व वाले भारत जैसे देश के शहर में इन समस्याओं का ज़्यादा बोलबाला है। ये समस्याओं से भारत बहुत ग्रसित है। इन समस्याओं का उचित समय पर और उचित मात्रा में हल न निकाला गया तो सभी प्रकार के सजीव की आने वाली पीढ़ियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। एंड सूक्ष्म जीवों के पर्यावरणीय योगदान के बारे में हम अब देखेंगे। देखिए, बायोगैस संयंत्र कंपोस्ट खाद का निर्माण के माध्यम से ठोस कचरे का निपटारा किया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों की सहायता से कर सकते हैं। तो फिर बड़ी मात्रा में रोजाना जमा होने वाला कुछ टन शहरी कचरे का उचित पद्धति द्वारा निपटारा कैसे किया जाता है वो देखा है, आगे बताया। देखो, आधुनिक भूमिभरण स्थल। भूमिभरण स्थल किसे कहते हैं? शहरों में इकट्ठा हुए विघटनशील कचरे को इस पद्धति के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये क्या होता है? शहर से बहुत दूर, बस्तियों से दूर खुली जगह पर गड्ढा करके उसमें प्लास्टिक का अस्तर डाला जाता है और कचरे के अशुद्ध और विषैला द्रव झरकर मिट्टी का प्रदूषण न हो, इसलिए ये सावधानी बरती जाती है। दाब देकर संपीड़ित किया हुआ वनस्पतिक कचरा तैयार किए हुए गड्ढे में डाला जाता है। उस पर मिट्टी, लकड़ी का भूसा, हरा कचरा या विशिष्ट जैव रासायनिक इनकी परत चढ़ाते हैं। कुछ जगहों पर उसमें बायो रिएक्टर्स मिलाए जाते हैं। कचरा और मिट्टी के सूक्ष्म जीव कचरे का विघटन करते हैं। गड्ढा पूरा भरने के बाद मिट्टी से लिपकर बंद किया जाता है और कुछ हफ्तों के बाद उसी जगह पर उत्कृष्ट खाद बनती है। खाद निकालने के बाद खाली हुए भूमिभरण स्थल पुनः उपयोग में लाई जाती है। तो इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है। ओके, तो ये आपको बताया गया है। अब हम आगे देखेंगे। देखिए क्या है? घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन। तो गांव के प्रत्येक घर का गंदा पानी पास वाले जमीन में या तो बायोगैस संयंत्र में छोड़ा जाता है, पर बड़े शहरों का इकट्ठा होने वाला गंदा जल प्रक्रिया केंद्र में ले जाकर उस पर सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। गंदे जल के किसी भी यौगिक का विघटन करने वाले उसी प्रकार कालरा, दस्त, विषम ज्वर के जीवाणु को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव उसमें मिलाए जाते हैं। वे उस गंदे जल में स्थित कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके मीथेन तथा CO2 गैस मुक्त करते हैं। फिनाल, ऑक्सी डाइजिंग जीवाणु ये गंदे जल में स्थित मानव निर्मित रसायनों का विघटन करते हैं। ओके, तो ये आपको बताया गया है। आगे हम देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर इस प्रक्रिया में नीचे तल में जमा हुआ अवशिष्ट ये खाद के रूप में पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसे सूक्ष्म जैविक क्रियाएं होने के बाद बाहर निकलने वाले पानी का प्रवाह पर्यावरण की दृष्टि से क्या होता है? सुरक्षित होता है। गंदे जल से प्रदूषित हुए पर्यावरण का जैव उपचार हेतु सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। स्वच्छ तकनीकी। मनुष्य ने तकनीकी क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति की है, पर उसके साथ साथ पर्यावरण में प्रदूषण भी बढ़ता चला गया है। तो सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल कर वायु, भूमि और जल प्रदूषण इन पर कैसे नियंत्रण रखते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। मनुष्य द्वारा निर्मित रसायनों का नाश करने की क्षमता सूक्ष्म जीवों में प्राकृतिक तौर पर ही पाई जाती है। इस क्षमता का उपयोग कर हाइड्रोकार्बन्स और अन्य रसायनों का रूपांतरण किया जाता है। तो देखिए, कुछ सूक्ष्मजीव ईंधन में स्थित गंधक को निकाल देते हैं। निम्न दर्जे के अयस्कों से तांबा, लोहा, यूरेनियम जैसे धातुओं का पर्यावरण में समावेश होता है। थायोबैसिलस और सल्फोलोबस जीवाणुओं की सहायता से इन धातुओं का पर्यावरण में समावेश होने से रोक सकते
है। समझ में आया? आगे, समुद्र किनारे पर तैलीय जल और हजारों मृत मछलियां आने की खबर आपने पढ़ी होगी। समुद्र में विभिन्न कारणों से पेट्रोलियम तेल का रिसाव होता है। लेके आते जाते समय नावों से, देखिए नहीं, जो मर्चेंट नेवी वाले लेके जाते हैं उनसे, ये तेल जलचरों के लिए घातक विषैला साबित हो सकता है। पानी पर फैली तेल की परत को यांत्रिक पद्धति से दूर करना आसान नहीं होता, लेकिन अल्क, न्यूऑर्क्स व बारक्यूमेंस और सूडोमोनास जीवाणु में पिरिडिन्स तथा अन्य रसायनों का नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। इसलिए तेल को परत को नष्ट करने के लिए इन जीवाणुओं के समूह का उपयोग किया जाता है। उन्हें हाइड्रोकार्बोनोप्लास्टिक बैक्टीरिया कहते हैं। HCB हाइड्रोकार्बन का अपघटन करके उसमें स्थित कार्बन का ऑक्सीजन से संयोग होता है। इस अपक्रिया को CO2 और पानी बनता है। प्लास्टिक की बोतलें, PET, PET, पॉलीथीन, टेट्राफेटलेट, पॉलिस्टर इन रासायनिक पदार्थों से बनती हैं। आजकल नगरीय कचरे में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। आयोडोनेला सेकियंसिस विब्रो प्रजाति PET का विघटन करते पाया जाता है। इसी प्रकार कचरे में उपस्थित रबड़ का विघटन करने की क्षमता एक्टिनोमाइसिस और स्ट्रेप्टोमाइसिस और नकार्डिया एक्टिनोप्लैंटस इन कवकों की प्रजाति में पाई जाती है। तो ये आप याद रखिए कौन सी कवक क्या काम कर सकते हैं। समझ में आया? फिर उसके बाद में हम देखेंगे, आज ये पाठ खत्म कर देंगे। कारखानों से निकलने वाले पदार्थ तथा अम्लीय वर्षा तथा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिससे प्रतिमाओं, फूलों, इमारतों और में स्थित धातुओं का क्या होता है, क्षरण होता है। और एसिडोबैसिलस, फेरो ऑक्सीडेंट्स और एसिडिफिलियम प्रजाति के जीवाणु के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल यह ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए अम्लीय वर्षा से होने वाले भू प्रदूषण को ये जीवाणु क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ओके, फिर देखिए, परमाणु ऊर्जा के प्रकल्पों से पर्यावरण में छोड़े जाने वाले उत्सर्जित पदार्थ में विद्युत विलेपन प्रक्रिया के निरुपयोगी पदार्थों के यूरेनियम के जल में घुलनशील लवण पाए जाते हैं। फिर जियोबैक्टर जीवाणु यूरेनियम के इस घुलनशील लवणों को अघुलनशील लवणों में रूपांतरित करके भूजल स्रोतों को मिलने से रोकते हैं। सूक्ष्मजीव और खेती, देखिए क्या दिया गया है। सूक्ष्म जैविक टीके, किण्वन प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्मजीवों से युक्त कुछ टीके बनवाए जाते हैं। बीजों के बुआई के पूर्व बीजों में इन पोषक टीकों को फुहारा जाता है, तो कुछ टीकों को वनस्पति में लसीकृत किया जाता है। टीकों में स्थित सूक्ष्मजीव उन वनस्पतियों को पोषक द्रव्यों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करते हैं और वनस्पति जन्य अन्य घटकों को उच्च प्रति का बनाते हैं। जैव खेती करते समय कृत्रिम नाइट्रोजिनेज एज़ोटोबैक्टर से युक्त द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक खादों से होने वाले भू प्रदूषण, इन द्रव्यों को रोका जाता है। खेती उद्योग के रासायनिक जंतुनाशक तथा कीटनाशकों के माध्यम से फ्लोरासिटामाइड जैसे रासायनिक द्रव्य मिट्टी में मिल जाते हैं। वे अन्य वनस्पति तथा जानवरों के लिए घातक होते हैं। मनुष्य के लिए त्वचा रोग कारक सिद्ध होता है। ये मिट्टी में घुले कीटनाशक सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट किए जाते हैं। ओके, तो ये बताया गया आपको। जैव कीटनाशक अर्थात जीवाणु, कवक आदि से प्राप्त की गई फसलों पर स्थित जंतु, कीट, रोग जंतु आदि नाश होते हैं। जीवाणुओं में से प्राप्त टॉक्सिन्स जैव तकनीकी से सीधे वनस्पति में ही अंतर्भूत किए जाते हैं। कीटक के लिए ये विषैले होने से कीटक इन वनस्पतियों को ही खाते हैं। जीवाणुओं की भांति ही कवक और विषाणुओं की कुछ प्रजातियों का उपयोग जैव कीटनाशक के रूप में होता है। किण्वन प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला उप उत्पाद स्पाइनोसाइड या जैव कीटनाशक है। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको पढ़िए और इसको लिख डालिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।